हाँ, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 17 करके हेडिंग दीजिएगा। और सेक्शन 17 किसका था? फ्रॉड का। अच्छा, अब देखो वो क्या बोल रहा है कि फ्रॉड के अंदर, एनालिसिस के अंदर, वो देखो बात ध्यान से। पहले वो बोल रहा है कि फ्रॉड तब होगा जब कोई पार्टी कुछ रिप्रेजेंटेशन दे। रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई चीज बताए और वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए। तभी हम उसको फ्रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चुप रहता है, क्या वो फ्रॉड है? नहीं। पर वो बोल रहा है कुछ केसेस में भी हम बात करेंगे कि चुप रहना भी फ्रॉड हो जाता है। पर जनरल रूल क्या है? अगर आप कुछ रिप्रेजेंट करो और वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? फॉल्स होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी कोई फोन सेल करता है, टेस्ट का। हाँ, ए बी को बोलता है कि वो उसको एक फोन सेल करेगा जो पहले फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली यूज करता था। पर कभी विराट कोहली से वो मिला नहीं, कभी कुछ देखा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है गलत है? गलत है। और अगर उसने इंटेंशनली ये रिप्रेजेंटेशन दिया है तो ये एक तरीके का क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा। तो इसमें आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट में, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन एंड इट मस्ट बी फॉल्स। However, in some cases, silence may amount to fraud. कुछ केसेस में साइलेंस भी क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा। हाँ जी। सेकंड पॉइंट में अब आप ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। वो बोल रहे रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट। क्या मतलब? जैसे सपोज करो आशीष कोई कपड़ों की दुकान में जाता है और उधर वो एक शर्ट पसंद करता है और शॉपकीपर बोलता है भाई क्या लग रहा है, तो एकदम ऋतिक लग रहा है, खरीद ले शर्ट, तेरे से बढ़िया कोई दिखाई नहीं दे सकता, ये खरीद ले। और उसने खरीद ली। बाद में जाके घर वाले बोले भाई क्या ले आया है, तो एकदम बेकार चीज लेकर आया है। क्या ये फ्रॉड है? हाँ? हाँ या ना? वापस से क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों? पर क्या उसने कोई फैक्ट के रिलेटेड में कुछ दिया था? अगर वो ये बोलता शर्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका डिजाइन अच्छा है, वो वॉश के बाद खराब नहीं होगा, तब हो जाता है तो वो तो फ्रॉड है। पर जैसे कि आप ऐसा दिखाई दे रहे हो, ये कब कुछ कर रहे हो, ये कोई फैक्ट नहीं है, तो हम इसको कोई फ्रॉड मानने वाले नहीं है। तो बोला रिप्रेजेंटेशन किससे रिलेट करनी चाहिए? फैक्ट से। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट। किससे रिलेट करेगा? फैक्ट से। अच्छा, एक और चीज, सामान खरीदने के बाद कोई रिप्रेजेंटेशन करे कि तो आपने बहुत अच्छा खरीद लिया, ये सब है, वो भी फ्रॉड है। और अगर सपोज करो वो अच्छा नहीं था फिर भी बोल रहा था तो। पर सामान खरीदने के बाद एक बार कोई देखिए क्या लिखा है, द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा क्यों बिफोर द कंक्लूजन? आपने अपनी मर्जी, हाँ, अगर आपने अपनी बिल से सामान खरीद लिया उसके बाद कोई कुछ बोल रहा है तो आपको उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क कब पड़ेगा? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले आपको बताएगा। तो अगले पॉइंट में लिखिएगा, द रिप्रेजेंटेशन शुड बी बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विथ द इंटेंशन टू इंड्यूस द अदर पार्टी। इसका क्या मतलब है, द इंटेंशन टू इंड्यूस द अदर पार्टी? इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, बिल्कुल। सामान खरीदने के बाद कोई इन्फ्लुएंस से फर्क पड़ता है? फर्क कब पड़ेगा? जब खरीदने से पहले। और चलो देखते हैं आप क्या बताते हैं अगले पॉइंट में।
क्या लिखा है? जो रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है विद द नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी, क्या मतलब? हाँ, जानता है कि वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है और फिर भी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इसको हम फ्रॉड बोलेंगे। पर अगर उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन सही थी और फिर भी रिप्रेजेंट करता है तो उसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉड के अंदर आप जानते हैं कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत है। हाँ जी, ये लिख दीजिएगा अगला पॉइंट। ये सब केस स्टडीज में आ सकता है आपके। ये इसने स्ट्रेस दिया था सूर्या ने गलत अकाउंट्स का? कौन कौन ने नहीं दिया था? सबने टेस्ट दिया था अकाउंट्स का। हाँ, ये दोनों भागे थे क्यों? चल के गए थे, कह रहे भागे नहीं। हाँ, तारीख थी कोर्ट में। क्या दिन थी? बाकी सबने टेस्ट दिया। कितने क्वेश्चंस थे उसमें? और आते सारे थे। हाँ, कर गलत दिए। किसके फुल आएंगे उसमें? फुल आ जाएंगे। हाँ, तो फिर आते क्या थे सब? हाँ क्या बोल रहे हो फिर? कितने का? 40 का था? 30 से कितने? 30 प्लस किस किसके आ जाएंगे? 30 प्लस आ जाएंगे शायद। और किसके 10 के नीचे आएंगे? 10 के नीचे। सबके 10 के नीचे किसी के नंबर नहीं आएंगे? कोई भी नहीं है? अच्छा, चल जाएगा पता अगले सैटरडे तक। सैटरडे। अब वो दोनों पेपर मिल जाएंगे ना अकाउंट्स वालों। कुछ अभी कुछ रह सकते हो। अनुराधा के मैम के मूड पे है। अगर मैम को लगा कि कल कल मैम को ऐसा लगा कि दक्ष ने परेशान करा था बहुत, तो पेपर चेक हो जाएंगे कल ही। हाँ, इसका सूर्य का तो सबसे पहले पेपर चेक होगा। हाँ जी। तो कितने पॉइंट लिख दिए? 4 थे। और लास्ट पॉइंट में क्या था कि वो इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो क्या है? फॉल्स है, और वो जानता है कि वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉड। अच्छा, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। वो ये बोल रहा है फ्रॉड तब होगा जब आप एक्चुअली डिसीव होगे। डिसीव होने का मतलब? अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपको सामान बेच रहा है और आप जानते आ रहे हो तो इन्फॉर्मेशन ऐसी फालतू दे रहा है, ठीक है, आप सामान फिर भी खरीदने वाले थे, क्या आप डिसीव हो रहे हो उससे? फॉर एग्जाम्पल मेरी बात ध्यान से। आप एक शॉप में जाते हो, आपको एक शर्ट पसंद आ जाती है और आपने वो खरीदने का सोच लिया होता है। उसके बाद वो कुछ कुछ आपको बातें बोल रहा है जो आप जानते हो फालतू बातें कर रहा है कि आप ऋतिक लग रहे हो, इससे अच्छा डिजाइन नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। आपने खरीद ली। बाद में आपके घर वालों ने डांटा। क्या बोल सकते हो आप डिसीव हुए थे? नहीं, क्यों? डिसीजन आपने पहले ही कर लिया था और उस इंफॉर्मेशन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क तब होगा जब आप उससे डिसीव हो रहे हो। क्या हो रहे हो? डिसीव होगे, तभी उसको आप फ्रॉड मानोगे। और लास्ट इसमें क्या लिखा है? द पार्टी मस्ट हैव। इसका क्या मतलब? हाँ, लॉस होगा तभी फ्रॉड है, अदरवाइज कोई फ्रॉड की बात नहीं है। और उसके साथ साथ वो ये बोल रहा है जो वो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है उसकी वजह से आप इंड्यूस हो रहे हो। इंड्यूस हो रहे हो मतलब इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तभी वो फ्रॉड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई कोई फोन सेल कर रहा था और वो फोन ना वो खरीद नहीं रहा था। उसने वैसे ही उसको बोला कि ये फोन ना विराट कोहली यूज करता था पहले और वो विराट का फैन था। क्या वो इन्फ्लुएंस होगा? हाँ, और उस केस में हम क्या बोलेंगे कि क्या कमिट हो गया है? फ्रॉड आपने करा। क्या करा आपने? फ्रॉड। ये 3 पॉइंट्स भी लिख दीजिएगा। जब हमने पहले सेक्शन 17 फ्रॉड आया था पहले, हाँ हल्का सा बताया था तब। अभी आगे आएगा हेडिंग, वैसे मैं बता देता हूँ। कुछ वैसे साइलेंस फ्रॉड नहीं होता, बट कुछ केसेस में साइलेंस को भी फ्रॉड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अगर आप चुप हो तो भी वो एक तरीके का क्या है? फ्रॉड है। अभी आएगा वो। अगला टेस्ट कितने सेक्शन तक बोला है मैंने? 36 तक। और वो टेस्ट होगा पूरा। हाँ, 36 मार्क्स। कम हो गया?
बढ़ा देंगे, आपकी मर्जी। और फिर एक मई एंड में आपका होगा 1 to 75 का। मैंने पहले से बता दिया। आप मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था। हाँ। मैं हमेशा पहले से प्री आपको बता के चल रहा हूँ। हाँ जी। ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हम कर रहे हैं, इसमें 75 है। उसके बाद फिर आपका 1 महीने में 3 और हो जाएंगे। छोटे चैप्टर में। वो छोटे चैप्टर थे, LLP, IRF, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, छोटे छोटे चैप्टर थे। 15 जुलाई को आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म। 15 जुलाई। आपको पूरे कितने महीने मिल जाएंगे? एग्जाम होगा आपका September 15 के आसपास। 2 महीने के आसपास आपको मिल जाएंगे। अभी कुछ दिनों में थोड़ा संडे भी एक्स्ट्रा क्लास। ना ना, आप मत करना कि टेस्ट नहीं दिए। ठीक है। लिख दिया। हाँ। उसके बाद अगली हेडिंग आप दीजिएगा। और ये ऊपर वाले एक पॉइंट से कनेक्ट हुई है। एक बार इससे पहले ये हेडिंग दीजिएगा, क्या लिखा है? क्या मतलब मियर साइलेंस? साइलेंस क्या नहीं होता? फ्रॉड नहीं होता। अच्छा मेरी बात आप सुनिएगा। एक लॉ के अंदर एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हम कैविएट एम्प्टर। क्या बोलते हैं? कैविएट एम्प्टर। और इसका मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर। आपने स्कूल के अंदर भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज के अंदर आपको ये था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर। इसका ये मतलब होता है कि बायर का भी सामान खरीदते वक्त कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। क्या होती है? और अगर बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता तो वो सेलर को नहीं बोल सकता कि आपने फ्रॉड कमिट करा है। क्या कमिट करा है? देखो इसमें क्या लिखा है, ध्यान से। अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द होल ट्रुथ टू द अदर पार्टी। क्या मतलब? किसी की भी ऑब्लिगेशन नहीं कि वो पूरा उसको सच बताए। पर अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लो उस चीज के बारे में और मैं तब झूठ बोलूं तो फ्रॉड होगा या नहीं होगा? पर क्या मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं सब कुछ आपको सच बताऊं? आप एक कार खरीदने गए हैं, क्या वो आपको सब कुछ बता देगा उसके बारे में? नहीं। पर अगर आपने कोई पर्टिकुलर चीज पर क्वेश्चन पूछा और वो चुप रहा, उसने टॉपिक डाइवर्ट करा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एक टाइप का फ्रॉड बोलेंगे। तो इसमें आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट के अंदर, अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट is under no obligation to disclose the whole truth to the other party. सपोज आप इधर एडू जंक्शन में क्लासेस के लिए आए और आपने फीस का कर लिया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद आपने देखा इतनी ज्यादा क्लासेस चल रही है, हालत बुरी हो गई। फिर आप मेरे पास आए कि सर आपने बताया क्यों नहीं, इतना मुश्किल कोर्स है, मैं चूज ही नहीं करता, आपने मेरे साथ फ्रॉड कमिट कर दिया। क्या ये फ्रॉड है? नहीं। क्यों? ये क्या लिखा है? देयर इज नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स विच आर विद इन द नॉलेज ऑफ बोथ द पार्टीज। मतलब जो हम ये दोनों ही बात जानते हैं भाई, इधर तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो ये कोई तरीके का फ्रॉड नहीं होगा। तो अगले पॉइंट में आप लिखिएगा, ये लाइन पहले लिख देना है, क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? लेट द परचेजर बिवेयर। हाँ। पर उसमें हुआ है वो आपका बिजनेस के अंदर।
और ये भी लिख देना सिमिलरली वाला पॉइंट। आज हम अगर 22 सेक्शन तक पहुंच जाए तो मजा आ जाएगा। दोनों। आज मैथ्स का भी टेस्ट। हाँ 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 हाँ। मैथ्स के बाद। अच्छा, मुझे लगा टेस्ट है दोनों का। मैथ्स का भी हो जाता है, मजा आता। हाँ, मैथ्स तो इजी है। क्या ही है मैथ्स में, 1 + 1 2। इधर कौन कौन नॉन मैथ्स है जिसने पास 12 11 12 में नहीं थी? अच्छा, बाकी सब। हाँ, इनका तो डबल ईटी में तो मैथ्स ही नहीं है, मजे करो। हाँ देखो, ये तो मैं बोलता हूँ। हाँ, अब तो मान गए ना फाइनली। हाँ, इधर का डेटा इतना ज्यादा है ये। हाँ, आज टेस्ट तो इजी ही बनाए वैसे तो। फर्स्ट टेस्ट है आपका। हाँ, नहीं नहीं, मैं फ्रॉड नहीं कमिट करता। पर मैं ये जरूर बोल रहा हूँ, आज वाला जो टेस्ट है ना, उसको ये मत मानना कि ये आईसीआई का लेवल है बस। आज ये पहला टेस्ट है, और मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कौन कितना लिख पाता है। आज इस टेस्ट से ये पता चलेगा। ढंग का। अब तुम अपना लव लेटर लिख कर आ जाओ। हाँ, एक बार एक स्टूडेंट का लव लेटर पकड़ा गया था यहाँ पर। हाँ, इसी इसी क्लास में ही। हाँ, उसने पेपर में नहीं, उसने क्लास की किसी लड़की को लव लेटर लिखा था। वो इधर ही रह गया था बाई चांस, लड़की ने फेंक दिया होगा। वो लव लेटर मिल गया था और उसमें उसने खतरनाक खतरनाक शौर्य, नहीं नहीं शौर्य नहीं, नहीं। उसका खतरनाक ही लव लेटर था और उसमें पता नहीं क्या क्या बातें। भेजूंगा, मेरे पास शायद पड़ा हुआ है। फोटो क्लिक कर ली थी उसकी। हाँ, तो उसमें पता नहीं उसने अलग ही बातें करी थी, मेरी मम्मी कहती है ऐसे ऐसे करके। ने क्या क्या लिखा था उसमें। हाँ, इस पर रील भी बनाई थी मैंने, कभी ढूंढता हूँ। अभी दिखाऊंगा अभी इसने क्या लिखा है। अच्छा, अब देखिए इधर एग्जाम्पल में वो बोल रहे हैं एच सोल टू डब्ल्यू सम पिग्स। अच्छा, शान शान शान। एच सोल टू डब्ल्यू सम पिग्स विच वर टू हिज नॉलेज सफरिंग फ्रॉम फीवर। मतलब एच ने डब्ल्यू को क्या करा, पिग सेल करे, जो उसको पता था कि उनको क्या है, फीवर है। बट द पिग्स वर सोल्ड विथ ऑल फॉल्ट। मतलब इसका ये है, उसने कोई भी वारंटी गारंटी उस पर नहीं दी थी। एंड ही डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट ऑफ द फीवर टू डब्ल्यू। उसने इसके बारे में नहीं बताया, और डब्ल्यू ने पिक्स खरीद लिए। क्या ये फ्रॉड है? नहीं, क्यों? हाँ, चेक कर सकता था, उसने खुद से चेक नहीं करा, तो उस केस में ये फ्रॉड नहीं है। ये लिख दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसका मतलब उसने बता दिया था कि उसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं है। हाँ, पर अगर, हाँ अगर फॉर एग्जाम्पल वो बोलता सब सही है उसके बाद बेच देता तो तब फ्रॉड होता। हाँ, उसका लव लेटर मिल गया, लिखा था, बताता हूँ। ये तो मैंने रील बनाई थी। हाँ, ये रिएक्शन था मेरा। हाँ हाँ, उसके लव लेटर की रील पोस्ट कर दी थी। अरे बताता हूँ। वो सीए कर रहा था, पास हो गया था पर। हाँ, वो क्या लिखा है देखो। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डे। मैं बहुत ज्यादा रूड हो गया था, बट साथ में सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए मैंने ये किया था। बट तुम्हें पता नहीं क्यों लगा कि मैं हक जता रहा हूँ। मेरी मम्मी कहती है कि दुनिया बहुत छोटी है, और उससे भी छोटी है हमारे लिए ईगो। तो इसलिए हमें नाराज नहीं रहना चाहिए,
सबके सब अच्छे से रहने चाहिए। मम्मी ये बात याद दिलाती है। ये तो मम्मी मम्मी को याद कर रहा है पूरे उसके अंदर। हाँ, इतने देखो ये मेन लाइन है। इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप के जमाने में लेटर लिख रहा हूँ। हाँ, पुरानी सारी बातें और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भूल जाते हैं। हाँ, देखो कौन लिख सकता है यहाँ पर? शौर्य। तैप। हाँ जी। तो उसके बाद हमने क्या लिखा था? मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना, साइलेंस इज फ्रॉड इन द फॉलोइंग केसेस। साइलेंस इज फ्रॉड इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, जनरल रूल क्या है? क्या साइलेंस फ्रॉड है? नहीं। बट इधर मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन मतलब इन केसेस में साइलेंस भी फ्रॉड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रॉड। जैसे कुछ केसेस में आपकी ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक है। इसका क्या मतलब? उसकी बोलने की ड्यूटी है। जैसे कि ये वर्ड भी बीएसटी में था, होना चाहिए। हाँ, इसका मत पक्का। आ, ये तो तुझे देख कर बता रहा है, पता है? पढ़ा था देखो, शौर्य ने पढ़ रखा है, तुम मना कर रहे हो। अच्छा, उब्रे माई फिडे का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या मतलब होता है? जिस पर आप पूरा भरोसा कर कर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो ये बात बताए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसमें? जैसे अगर एक फादर अपने सन को एक प्रॉपर्टी बेच रहा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सन ने बिना कुछ पूछे वो प्रॉपर्टी खरीद ली। बाद में पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी। डिस्प्यूटेड मतलब केस चल रहा है, किसी और के राइट्स है। क्या फादर ने अपने सन के साथ फ्रॉड कमिट करा या नहीं करा? करा। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी थी कि उसको सब कुछ बताना था, और अगर वो चुप रहा तो वही तरीके का क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो। तो इसमें आप लिखिएगा, वेर द सर्कमस्टांस, ये लिख लेना पहले, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक। इसमें लिखिएगा, वेर द सर्कमस्टांसेस आर सच that it is the duty of the person observing silence to speak. नेक्स्ट पॉइंट में, there is a duty to speak in the contracts of उब्रे मई फिडे। इसका क्या मतलब है? ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अभी तक शुरू से लॉ के कितना पेजेस भर गए? तीन चार, 48? नहीं नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं है। पेज गिनता है। आधा पेज तो छोड़ रहा है बार बार थोड़ा। ये मार्जिन पूरा छोड़ रखा है। हाँ, या ये सेंटर से लिखता है? अच्छा। हाँ जी। एक स्टार मार्क करके लिखना। ये लिखना है। हाँ जी, स्टार मार्क करके लिखिएगा, फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कम विद इन दिस कैटेगरी। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कम विद इन दिस कैटेगरी। और पहला क्या है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप। अच्छा, मेरी बात सुनना ध्यान से।
सब पहले के टाइम पर जब हम शेयर्स वगैरह खरीदते थे, हम ना अपने स्टॉक ब्रोकर से बात करनी पड़ती थी, उसको कॉल करते थे। आज की डेट में तो ऑनलाइन हो सकता है। हाँ, तो देखो इसमें क्या लिखा है। अ ब्रोकर वॉज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर द क्लाइंट। क्या एक पर्सन अपने स्टॉक ब्रोकर पे भरोसा करता होगा या नहीं करता होगा, जो उसके लिए शेयर्स खरीद रहा है? नहीं। हाँ, अ ब्रोकर वॉज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर द क्लाइंट। द ब्रोकर सोल्ड हिज ओन शेयर्स विदाउट डिस्क्लोजिंग दिस फैक्ट। क्या मतलब? ब्रोकर ने क्या करा? अपने शेयर्स बेच दिए बिना बताए, और उसमें सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया। क्या कमा लिया? क्या ये सही है या गलत हुआ? गलत हुआ, क्यों? अगर वो ये बताकर बेचता कि मैं अपने ही शेयर्स बेच रहा हूं, आपको प्रॉफिट है, मेरे को ये सब कुछ बताता उसको, और फिर वो बंदा खरीद लेता, तो कोई फ्रॉड की बात नहीं। बट इस केस के अंदर उसने ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करा और एक सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया। क्या कमा लिया? तो ये टाइप का क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा। ये केस का नाम लिखिएगा, रेगर वर्सेस कैम्बल स्टुअर्ट। ना ना ना, फिड्यूशरी तो बात कर चुके हैं, पहले एग्जाम्पल वो लिखेंगे, पहले केस का नाम फिर लिखते हैं। हाँ, और उसके बाद लिखे फैक्ट ऑफ द केस। पहले नहीं, ये केस है, वो एग्जाम्पल के तरीके से केस ही है। पूरा केस ही है। और इसमें लिखिए फैक्ट ऑफ द केस। इसमें लिखिए फैक्ट ऑफ द केस में पहला पॉइंट। हाँ, तो देखो, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, इसमें बस आपको वो डिसीजन नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? डिसीजन नहीं देंगे, और आपको बोलेंगे इस केस में क्या होगा। तो आपको इसका आंसर इस तरीके से करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स। मैं आपको बता रहा हूँ 5 मार्क का अगर आया, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। तो आपको पहले क्वेश्चन के फैक्ट बताने होते हैं। क्या बताने होते हैं? फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया, 2 या 3 पॉइंट में मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं, उसके कोई मार्क्स नहीं होते। मैं फैक्ट इसलिए यूज करने के लिए बोल रहा हूँ कि आंसर की थोड़ी लेंथ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? लेंथ बढ़ जाती है। 2-3 पॉइंट में आपने लिख दिया, उससे ज्यादा नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, फैक्ट से ही कहानी भर देते हैं पूरे पेपर की। उससे क्या होता होगा? कुछ मार्क्स नहीं आते उनके, क्योंकि वो फैक्ट वो काट और देता है उनके। फैक्ट के कितने? 2 लाइन 3 लाइन, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखनी। उसके बाद आपका आएगा प्रोविजन। क्या आएगा? प्रोविजन, जिसके अंदर आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करनी पड़ेगी। किसकी बात करनी पड़ेगी? तो आप ये बताएंगे कि ये चीज कहाँ कवर्ड है, सेक्शन 17 के अंदर, और मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड की एक्सेप्शन है। ये क्या है? और आप उसके साथ ये भी बताओगे कि इस क्वेश्चन के फैक्ट्स है, दीज आर सिमिलर टू द केस ऑफ रेगर वर्सेस कैम्बल, और उसमें ये डिसीजन आया था। ये नहीं लगाया तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, एज पर अ जजमेंट, एज पर अ केस, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। और आपको केस का नाम याद नहीं है तो ठीक है। हाँ, 5 का है तो आप लगा लो 0.5 तक का है, पर अगर आपकी कंटेंट स्ट्रांग है बहुत ही ज्यादा, तो वो उस केस में वो भी मार्क्स कट नहीं करते। ये सब आपका कंटेंट पर है, आप कितना ढंग की लैंग्वेज लिख रहे हो। जनरली सेक्शन और केस मिलाकर 0.5 से 0.75 मार्क्स तक का रहता है। वह कंटेंट स्ट्रांग है तो वो इग्नोर करके मार्क्स देते हैं। हाँ जी, तो इसमें हम लिखिएगा, जैसे ऐसी बातें बतानी नहीं चाहिए वैसे तो, ठीक है, पर मैंने कभी केस का नाम नहीं लिखा पेपर में, ठीक है। पर ये बात बतानी नहीं चाहिए मुझे वैसे, पर मैं आपको बता रहा हूँ। पर मेरे इसीलिए कम भी आए, 63 आए थे लॉ में। हाँ, इंटर में हमारे फाउंडेशन में सीपीटी होता था। हाँ, उसमें मार्क्स अलग अलग पता नहीं चलते थे, एक साथ पता चलते थे, ठीक है। उसके बाद मेरे इंटर में भी 63 थे, फाइनल में भी 63 थे। उसका एक कारण था, मुझे पूरा पेपर आता था, पर सेक्शन ने एक भी कोट नहीं करा, कोई भी केस का नाम कोट नहीं करा, तो कुछ मार्क्स तो कट होंगे उसके। अगर आपकी कंटेंट स्ट्रांग है, हाँ, बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप इसकी काफी हद तक लैंग्वेज लिख पाते हैं, तो वो ही उस पर मार्क्स है। वो टेंसेस भी नहीं देखते आपके, वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक या नहीं, वो क्या ढूंढ रहे हैं सिर्फ, वो आपकी लॉ की लैंग्वेज अगर उनको दिख गई, वो वर्ड्स दिख गए, वो वहीं पर टिक और मार्क्स मिल जाते हैं उसके अंदर। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, पैराग्राफ्स कम लिखो, पॉइंट्स में ज्यादा लिखो। पैराग्राफ्स के अंदर वो पढ़ने बैठ जाता है कई बारी, तो उससे क्या होता होगा, वो नंबर काटता है, गलतियां ढूंढता है। अगर आपने पॉइंटर्स में उसकी हेडिंग लिख रखी है, तो उसका ध्यान हेडिंग पर जाएगा, और वो इतना डीप में आपका पेपर स्टडी नहीं करेगा। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, जितने पॉइंटर, जितने पॉइंट्स में आप आंसर लिखेंगे, उतने ही आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। और जितने पैराग्राफ लिखे, वहीं पर कटेंगे आपके मार्क्स।
तो इसमें आप लिखिएगा फैक्ट, और एक लास्ट चीज उसमें कंक्लूजन लास्ट में आपको देना होता है। पहले फैक्ट लिखे, फिर प्रोविजन लिखा, फिर आपने कंक्लूजन दिया कि इस क्वेश्चन के हिसाब से अब ये आंसर हो जाएगा, आपको कंक्लूड करना है उसको। और ये हेडिंग्स तीनों आएंगी, फैक्ट की हेडिंग, प्रोविजन की हेडिंग और कंक्लूजन की हेडिंग। एक दो आंसर मैं आपको लिखकर भी बताऊंगा किस तरीके से आपको फ्रेम कर रहे हैं। तो लिखिएगा फैक्ट ऑफ द केस, हमने कुछ लिखा था अभी तक। हाँ, तो लिखिएगा ब्रोकर वॉज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर द क्लाइंट। अगले पॉइंट में he sold his own shares without disclosing this fact and he made सीक्रेट प्रॉफिट। क्या कमा लिया? सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया। फिर लिखिएगा डिसीजन। इसमें आप लिखिएगा द क्लाइंट वॉज एंटाइटल्ड, द क्लाइंट वॉज एंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट as there was fiduciary relationship। क्या थी वहां पर? fiduciary relationship। अच्छा, अब एक बात ध्यान से, मैंने आपको बताया इन केसेस के अंदर चुप रहना भी क्या होगा? फ्रॉड होगा। और इसमें हमने पहला क्या करा? फिड्यूशरी रिलेशनशिप। कौन सा? फिड्यूशरी। अब कोई सेकंड बताए, थर्ड बताए, आप सब बता सकते हैं। अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, क्या आपको सारे फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है और वो ये नहीं बता रहा कि उसकी एक टांग नकली है, वो हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर था, और उसने ये सारी बातें नहीं बताई, तो क्या ये एक तरीके फ्रॉड होगा या नहीं होगा? अगर इंश्योरेंस, ये कौन सी पिक्चर का डायलॉग था? देखते कौन पिक्चर है, देखता है। हाँ, हाँ ये याद है पूरा। हाँ आज टेस्ट में बेटा सेक्शन नहीं लिखे ना, फिर बताता हूँ। सेक्शन भी याद है। हाँ, टेस्ट कौन होगा, देखता हो भी। हाँ, अच्छा वापस से, अगर कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद रहा है, क्या उसकी ड्यूटी है पूरा डिस्क्लोजर देना? अगर वो डिस्क्लोजर नहीं देता, पॉलिसी ले लेता है, तो बाद में इंश्योरर कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकता है। इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकती है आपका? कैंसिल। सिमिलरली आपका अगर फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है, तो आपको सारे फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे या नहीं? और अगर आपने डिस्क्लोज नहीं करे और बाद में पता चल गया, तो ये भी तरीका, एक तरीका फ्रॉड है या नहीं है? फ्रॉड में आएगा। ये दोनों लिख दीजिएगा पॉइंट। उसमें बड़ी सारी चीजें हैं। ऐसे मुस्लिम मैरिज जो होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तोड़ा जा सकता है। हाँ, और हिंदू मैरिज जो भी है ना, वो हिंदू मैरिज एक्ट में चली जाती है। किसमें चली जाती है? हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। वैसे केस है भी, देखो किनका, इसलिए वो तोड़ी जा सकती है। हाँ, पॉलो में पहला फिड्यूशरी था, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। ये पूरा पूरा ही लिखना है अंदर का भी। मैं तो चाहता था ये आज वाला भी आता टेस्ट में, तो मजा आता। यही है ना बात। फिर लगता है कि सीए सीएमए की हो रही है पढ़ाई। अब मतलब 22 सेक्शन तक आपका 8 से 10 नंबर तक का पेपर आ सकता है। एक क्वेश्चन ऑफर एक्सेप्टेंस में से आने की चांस होती है, और एक ये प्री कंसेंट में से आने की चांस है। प्री कंसेंट पड़ा 13 से 22 वाले जो पूरे सेक्शंस थे, उसमें से, और एक ऑफर एक्सेप्टेंस में से। 8 से 10 नंबर के लिए बहुत ज्यादा डेटा है या नहीं? हाँ, नहीं है।
तो स्कूल में इतने में बीएसटी में कितने नंबर का आ जाता? 2-3 चैप्टर तो हो ही जाते पहले, आराम से हो जाते 2-3 चैप्टर तो। और अभी तक आप पहले में चल रहे हैं। हम्म। थर्ड ना। हाँ, इन टेस्ट पे नहीं देता मैं, वो वाला टेस्ट पर देता, जो मेन एग्जाम है। अब आपका मैथ्स का और इको का टेस्ट भी रखवाते हैं अगले हफ्ते। रुकना क्या है, अब तो है ही। मैथ्स के सर का भी, मैथ्स तो वैसे ही इजी है। लिख दिया। अबे लड़ाई सरनेम पे लड़ाई कर रहे। गस, हाँ ये कर सकते। अब ये तो पूछना पड़ेगा, अब तो लड़की है। अच्छा, अगले पॉइंट पर, अगला, हाँ, अगले पॉइंट पर आइएगा। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट। अच्छा, अगर कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा हो, तब भी क्या प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा सब पार्टीज को? डिस्क्लोजर मतलब बताना पड़ेगा। अगर वो सब नहीं बताया गया, सपोज एक एग्जांपल ध्यान से सुनना। एक ही प्रॉपर्टी उनके 3 बेटों में जा रही थी, और सपोज करते हैं उनका जो एल्डेस्ट सन बी था, उसने अपने दोनों छोटे भाइयों को बता दिया कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है ये सारी मेरी है, इसमें सारे मेरे है, कुछ भी उसको ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं दी सी और डी को। क्या ये सही हो रहा है या ये गलत है? आपको फुल डिस्क्लोजर देना था, आपने नहीं दिया, तो एक तरीके का क्या हो जाएगा ये? फ्रॉड। तो इसमें आप लिखिएगा, these contracts also require full disclosure within the knowledge of the parties. Within the knowledge of the parties. किसकी नॉलेज में? पार्टीज की नॉलेज में। हाँ जी। अगले पॉइंट पे आना, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, अब सुने सुने, जब कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, क्या इशू करती है, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ सच बताया जाए? और अगर कोई फैक्ट ना बता के शांत रहे उसके ऊपर, जो कि बहुत मटीरियल था, मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट था, तो क्या ये फ्रॉड होगा? जैसे सपोज करते कंपनी पर एक केस चल रहा है, और उससे उनका जो मेन फैक्ट्री है
वो बंद होने की कगार पर है। किसकी कगार पे? बंद होने पर। ये बात उन्होंने प्रोस्पेक्टस में नहीं बताई, क्या सही है या गलत है? और अगर आप ऐसे शांत रहेंगे तो उसको हम फ्रॉड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? फ्रॉड। ये लिख दीजिएगा पूरा। तो कब कब हुआ? उसने क्या बोला? जनरल रूल क्या है? क्या चुप रहना फ्रॉड है? जनरली नहीं, बट उसका एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। और पहला क्या हमने बात करा? ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक। हमने क्या बोला? कुछ पर्सन की ड्यूटी है बोलने की। और उसमें कौन कौन है? पहला फिड्यूशरी आया, दूसरा इंश्योरेंस, फिर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, फिर फैमिली सेटलमेंट की बात करी, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करी। ये एग्जाम में 7 मार्कर क्वेश्चन आया था, साइलेंस इज फ्रॉड करके, और उसको एक्सप्लेन करना था। पास पास 1-2 अटेम्प्ट पहले ही है। सीपीटी, सीपीटी के अंदर अकाउंट्स, मैथ्स, हाँ वही इक्वल वही। हमारा टाइम पे बड़ा अच्छा था। फर्स्ट टाइम सीपीटी आया था, मतलब तो उसमें क्या था कि पेपर हद ही आसान था। उसमें क्या था, 200 में से 100 लाने हैं पास होने के लिए। और किसी भी आप उसमें ला सकते हो, मतलब 4 सब्जेक्ट है। अगर आप अकाउंट्स और लॉ पढ़ जाओ, उसमें 100 ले आओ, मैथ सीखो में 0 भी ले आओ तो भी पास। पहले 40 नंबर वाला, हाँ नहीं 40 नंबर वाला भी था। अच्छा हाँ, 40 नंबर वाला नहीं था। टोटल लाना है। क्या लाना है? टोटल। पहले ये था सीपीटी के अंदर। हाँ हाँ, पर वो विथ टाइम करते करते फिर धीरे 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 मुश्किल करते गए। पहले इंटर और फाइनल ज्यादा टफ होता था। आज की डेट में इंटर फाइनल से ज्यादा फाउंडेशन में वो बोल रहे हैं कि अगर कोई लायक नहीं है तो उसको आगे लेकर ही मत जाओ। पहले ये कहाँ पे रोकते थे? इंटर के अंदर रोकते थे, फाइनल में रोकते थे। अब ज्यादा ये बोलते हैं अगर कोई ढंग का है नहीं फाउंडेशन में रोक दो, आगे लेकर ही मत जाओ उसको। ये ज्यादा सही है, वो सही था सिस्टम? हाँ, ये सिस्टम सही है। एक मेरे दोस्त ने 16 अटेम्प्ट दिए थे फाइनल के, और क्लियर नहीं हुआ। 16 अटेम्प्ट, हाँ। सीए, हाँ चिंता है, हाँ। 16 अटेम्प्ट का मतलब कितने साल होता है? 8 साल। पहले तो 2-2 अटेम्प्ट ही होती थी, अभी वापस आ गई 2। 8 साल तक सीए फाइनल का पेपर दिया, क्लियर नहीं हुआ। ठीक है। एक ने फ्रेंड ने 8 अटेम्प्ट दिए थे। हाँ, वो क्लियर कर गया, 8 अटेम्प्ट के बाद क्लियर कर गया था। हाँ हाँ। अरे अच्छा, जॉब वॉब में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नहीं नहीं, जिसका 16 अटेम्प्ट के बाद नहीं हुआ फिर जॉब कर रहा है। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ जी, तो ऐसा होता है। हाँ नहीं नहीं, ऐसा फैक्ट है। हाँ, नहीं तो ऐसा तो होता ही होता है, कोई वो चीज नहीं है। इंटर में फाइनल का तो सेम होता है ना? क्या? मेरे कितने टाइम थे? अगर आप ग्रुप वाइज देते हो, मैंने फाइनल ग्रुप वाइज दिया था। जैसे, हाँ फाउंडेशन तो फर्स्ट, इंटर फर्स्ट, फाइनल के अंदर जो पेपर अगर आप ग्रुप वाइज देते हो तो उसको 2 अटेम्प्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? 2 अटेम्प्ट। कि आपने अगर दोनों ग्रुप साथ में नहीं दिए तो वो 2 अटेम्प्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? 2 अटेम्प्ट, ये ध्यान रखना। और मैं तो हर को एडवाइस करता हूँ कि बोथ ग्रुप्स ही देने चाहिए। लेकिन हाँ, अभी हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है, पहली बात, अगर आपने सिंगल ग्रुप करके क्लियर करा, आपको बहुत सारी फर्म्स आर्टिकलशिप के लिए भी नहीं बुलाएंगी। ठीक है। आपको आर्टिकलशिप के लिए नहीं बुलाएंगी। कई कंपनी आपको जॉब में शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगी। जैसे आईटीसी का नाम सुना है आपने? भारतीय एयरटेल। इनके क्राइटेरियाज हैं कि जिनको वो सिलेक्ट करेंगे उनकी इंटर और फाइनल के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। किसमें क्लियर हो? हाँ, बिग फोर का। अगर आपने आर्टिकलशिप, बिग फोर में आपकी सोर्स बहुत काम आती है। अगर कोई जानता है किसी पार्टनर को, किसको? पार्टनर को, तो 3 अटेम्प्ट लगा दी, 6 अटेम्प्ट लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको बिग फोर में मिल जाएगा। पर अगर किसी की सोर्स नहीं है और उसने मल्टीपल अटेम्प्ट लगाए, उसे कभी नहीं मिलेगा बिग फोर के अंदर। आइडियली अगर अलग अलग ग्रुप्स में दें इंटर, देखो अलग अलग ग्रुप्स में आपको वैल्यू कम हो जाती है बहुत ही। अगर आप अपने आप से आर्टिकलशिप ढूंढने जाओगे, जैसे अभी एक स्टूडेंट था हमारा, आलोक, उसने बोथ ग्रुप्स क्रैक करे।
और एक और स्टूडेंट था, उसने एक एक करके क्रैक करा। तो जिसने बोथ ग्रुप साथ में क्रैक करे उसको अपने आप से कॉल आ गई फर्म्स के कि आप आर्टिकलशिप के लिए आ सकते हो। और जिन्होंने अलग अलग कराए वो अलग अलग जगहों में भाग रहे हैं अभी तक, इनको आर्टिकलशिप नहीं मिल रही है इतनी इजीली। तो ये सब कुछ आपके मार्क्स पे। और जो भी कोई बोलता है ना कि सीए के अंदर, सीएस के अंदर, सीएमए के अंदर मार्क्स मैटर नहीं करते, वो या तो खुद बेवकूफ है या आपको बना रहा है। ठीक है। हाँ वो है, ये बिल्कुल मैटर करते हैं। ठीक है, आपका पैकेज फर्क पड़ जाता है। अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगाकर सीए क्लियर करा या सीएस क्लियर करा तो आप 6 से 9 लाख के पैकेज पे बैठोगे। ठीक है, स्टार्टिंग। हाँ, और अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट या कोई रैंक होल्डर है तो 25 लाख के पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, और इस जिंदगी में कभी रिकवरी नहीं हो सकता, ये ऐसा गैप है। आज इसने रैंक लिया है, मैंने कितना बोला, 25 लाख का पैकेज, और जिसने स्टार्ट करा वो कितने लाख पे है, 6 लाख। तो अगर आप टॉप 50 रैंक से आती है, 50 रैंक से ज्यादा आती नहीं है। ठीक है, और 25 लाख के पैकेज में ये होता है, जब आप ग्रोथ भी लेते हो उसके बाद क्या करते हो, ग्रोथ, अगर आपकी सैलरी 10% बढ़ेगी अगले साल तो कितनी हो जाएगी, 27.5, और इसकी 10% बढ़ेगी तो 6.6। और ये गैप हमेशा बढ़ता जाएगा, ये गैप, ये ऐसा नहीं है कि गैप कभी ब्रिज हो जाएगा। तो ये सब मैटर करेगा आपका। और अटेम्प्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ही ज्यादा। आपका फाउंडेशन के अंदर अगर आपके 300+ आते हैं, इंटर में आपने बोथ ग्रुप्स क्रैक करे हुए हैं, आपको टॉप फर्म्स में आर्टिकलशिप मिल जाएगी। और अगर ये चीज नहीं है तो फिर आपको मीडियोकर लेवल फर्म्स में आर्टिकलशिप मिलेगी, और उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगर कोई बिग फोर जाता है तो फायदा ये होता है, एक तो उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाते हैं। क्या बेटर हो जाएंगे, ज्यादातर जो लोग सीए कर रहे होते हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होते हैं, सीए सीएच वाले। ऐसा है या नहीं है। हाँ ठीक है, और जब आप बिग फोर में जाओगे तो आप लोगों से बातचीत करते करते ये सब चीजें सीख जाओगे, तो जब आप जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें डिपेंडेंट हैं, आपके मार्क्स फाउंडेशन के भी मैटर कर रहे हैं। जिसने भी आपको बोल दिया कि सिर्फ 200 पे पास हो जाओ, वो बहुत जाहिल इंसान है, वो आपको भी गुमराह कर रहा है और खुद भी गुमराह है। ठीक है, मार्क्स लाने पड़ेंगे, मैटर करेंगे हर चीज। और मतलब मेरा तो ये मानना है, अगर आपके यहाँ अच्छे हो जाते हैं तो आपके पुराने सारे पाप धुल जाएंगे। पाप धुल गए मतलब कोई नहीं पूछेगा 12वीं में कितने आए, कोई नहीं पूछेगा 10वीं में कितने आए, कोई कुछ मैटर नहीं करेगा। सिर्फ क्या मैटर करेगा, ये सीए के अंदर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे और रैंक कर दी, यही पूछेंगे, और कोई जिंदगी में और कुछ नहीं पूछने वाला। फर्स्ट में भी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी बात है फर्स्ट में कर रहे हैं, पर अगर कोई रैंक ले आता है फिर उसकी लाइफ अलग कैटेगरी में चली जाती है, बहुत ही अलग फर्क पड़ता है। या मैं, मुझे ऐसा लगता है, एक तो मैं मोटिवेटेड भी नहीं था रैंक लाने के लिए। टीचर भी हमें यही बोलते थे पास हो गए तो बहुत है। अब वो ऐसी बातें करते थे कि अगर ये छोड़ जाओ, ये कर जाओ, ये पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है ये तरीका सही नहीं है, आपको पूरा पढ़ना चाहिए। मैं स्वैग नहीं है, मतलब क्या बोलूं। हाँ, सर मेरा पहले हुआ है। हाँ, हाँ जी, सेकंड पॉइंट पर आइएगा। हाँ, ऐसा क्यों। हाँ, नहीं नहीं, फर्क आ गया था, मैंने आपको बताया था, स्कूल तक मैं पढ़ाई करता नहीं था, पर जब सीए करना, हाँ, उसके बाद स्टार्ट करा। और इंटर तक आते आते तक मैं समझ गया कि किस तरीके से पढ़ना होता है, उसके बाद तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, सेकंड पॉइंट में आइएगा, वेर साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, वो बोल रहा है जहां पर चुप रहना भी अपने आप में क्या है, स्पीच है, तो वो फ्रॉड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी ये इधर लिखा है, कोई मुझे एग्जाम्पल का मतलब बताएगा। ए ने बी को क्या बोला, अगर आपने डिनाई नहीं करा, मैं अज्यूम करूंगा कि हॉर्स क्या है, साउंड माइंड का है। किस माइंड का है, बी सेज नथिंग, ए क्या अज्यूम करेगा, साउंड माइंड, और बाद में वो अनसाउंड माइंड का निकला हॉर्स। तो क्या ये फ्रॉड है या नहीं है, क्योंकि जब उसने क्वेश्चन पूछा था और उसका चुप रहना ही अपने आप में क्या है, आंसर है, तो उस केस में ये फ्रॉड मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, फ्रॉड। ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। और जब शुरू में सब बच्चे आते हैं ना, बड़े मोटिवेटेड होते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, पर वो धीरे धीरे करते करते ना अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप भी रियलाइज करोगे, जो मोटिवेशन 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को थी, और आज क्या आ गई है,
25 अप्रैल वो गिरी होगी, गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। हाँ हाँ, चलो अच्छी बात है अगर बढ़ी है, पर कौन कौन मानता है कि उसकी कम हो गई मोटिवेशन? पहले अगर आप स्टार्ट करा होगा तो आप सोचते होगे हमने सीए ले रहे हैं यार, 6-8 घंटे तो लगाने ही पड़ते होंगे पढ़ाई के। कौन लगा रहा है 6-8 घंटे? हाथ ये ऐसे दाढ़ी बना रहे हैं? तो वैसे हाथ उठाएगा पढ़ने के लिए, ऐसे कर दिया है। हाँ, 6-8 घंटे कोई पढ़ रहा है? हाँ, अब डेटा आ चुका है आपके पास एफर्ट डालने का। कल जैसे फाउंडेशन जिनका मे अटेम्प्ट था ना, उस वाले बैच से मुझे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, जो आपका भी पेपर दे रहे हैं अभी मई में। उस बैच में अगर 2-3 भी पास हो जाए तो मेरे को बहुत बड़ी बात लगेगी, क्योंकि उनके अंदर वो है ही नहीं, जज्बा ही नहीं है। तो उनको कल परसों पे वही डांट लगा रहा था। मैंने उनको डांट क्या मतलब समझा रहा था, मेरे को ना रिजल्ट से ज्यादा ना एफर्ट मैटर करती है किसी की, ठीक है? अगर आप ये कर कर बोल दो ना कि मैंने अपना 100% दे दिया और रिजल्ट कोई भी आ रहा है तो मैटर नहीं करता। पर लोग अपना 100% देना ही नहीं चाहते, वो मेहनत ही नहीं करना चाहते। हर कोई जो भी लाइफ में मीडियोकर रहता है ना, सब इतनी मेहनत करते हैं, कितनी परसेंट? 80%, और वो वापस हो जाते हैं, कहते इससे ज्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता। उसके ऊपर ही जो आगे जाके मेहनत करता है, और लक होता है या नहीं होता किसी का? बिल्कुल भी नहीं होता। लक वो बोलते हैं, मतलब मेरा मानना है लाइफ में, अगर आदमी 99% मेहनत तक पहुंच जाता है, कितने तक, जो इसके ऊपर एफर्ट डालता है, लक उसी को फेवर करती है। इसका क्या मतलब, लक उसी को फेवर करती है? 99% मेहनत तक पहुंचने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? है ही नहीं, तो उनको लक फेवर करता ही नहीं है। लक फेवर उसी को करेगा जो उतनी मेहनत तक पहले पहुंचेगा। किस पर पहुंचेगा? तो वो मेहनत डालनी पड़ेगी। और 12th तक का कंसेप्ट कुछ मैटर नहीं करते, अब से भी पढ़ने लग जाओगे ना तो सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीएम में आराम से क्रैक कर लोगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बल्कि अगर आप फेल हो रहे हो तो नालायक ही है, गारंटी इस बात की। 3 सब्जेक्ट आपके पुराने कौन से? अकाउंट्स, इको, मैथ्स और लॉ नया। और अगर कोई फेल हो जाए तो क्या वो नालायक हुआ या नहीं हुआ? हुआ ही नालायक, वो तो नालायकी वाली बात ही है। तो वो मेहनत डालनी पड़ेगी तभी जाकर होगा काम। और आज के टेस्ट में पता चल जाएगा किसके नंबर कैसे आते हैं। कह रहे रोज लगा देते सर। हाँ हाँ हाँ, आज इजी है। कह रहा हूँ रोज खुश खुश आते हैं, आपको हम अच्छे नहीं लगते खुश खुश? हाँ। अच्छा, तो आगे देखिए, आप देखो कोई बात मेरी ध्यान से सुनते, देखते हैं आप क्या बताते हैं। सपोज करते हैं वो एग्जाम्पल लेते हैं, जब एक ही ना सपोज डेथ हो गई, और उसने एक विल बनाई थी। क्या बनाई थी? विल। उस विल के अकॉर्डिंगली उसके तीनों बच्चों में प्रॉपर्टी बराबर बंटनी थी। क्या करनी थी? बराबर। बड़े भाई ने सपोज करे कुछ बताया नहीं छोटे भाइयों को, और उनको ये लगा कि उन्हें सिर्फ 20-20% प्रॉपर्टी मिलने वाली है। कितनी मिलने वाली है? 20-20। और बड़े भाई को कितनी मिल जाएगी? 60। वो चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ नहीं करता। बाद में जब उनके भाइयों को पता चलता है, वो केस डाल देते हैं कि बड़े भाई ने फ्रॉड करा, हमें बताया नहीं। क्या इसमें बड़े भाई की गलती है या इसमें दोनों छोटे भाई की गलती है? कोई पढ़ के बताना, क्या लिखा है? क्या बोल रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable इफ दे हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विथ ऑर्डनी। क्या वो विल पढ़ सकते थे? उन्होंने विल पढ़ी नहीं, तो गलती किसकी है? उन्हीं की, सी और डी की गलती है। इस केस में वो ये नहीं बोल सकते कि फ्रॉड उनके साथ बी ने कमिट करा, क्योंकि उनके पास क्या करना चाहिए था उनको? विल पढ़ लेनी चाहिए। डिलीजेंस का मतलब है ध्यान से, इसका क्या मतलब है? ध्यान से। तो अगर सी और डी ने अपना काम ध्यान से नहीं करा, क्या वो बोल सकते हैं बी ने उनके साथ फ्रॉड कमिट करा है? नहीं। ये लाइन लिख दीजिएगा स्टार मार्क करके। मिस्टर सिंह तो बहुत है, दिलजोत सिंह। सर, मिस्टर सिंह तो बहुत है। मिस्टर सिंह बहुत सारे नहीं होते? एक ही तो है, वो देखो सामने बैठा है। दिलजोत सिंह है ना? हाँ, तुम्हें ढूंढ रहा है कोई? ये क्या था? ये डीजी सर बड़ा दरवाजा आज का।
लिख दिया। इतनी देर से लिखे जा रहे हैं, लिख दिया। और इफेक्ट कौन से सेक्शन में होते हैं? राइट। और चलो देखें, बताएं क्या हम ये बात पहले कर चुके हैं। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट अगर फ्रॉड हो उनके साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। हेडिंग दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये लाइन बताएं कोई, क्या लिखा है ये? कोवर्जन में भी थी, अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी थी। क्या लिखा है? द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट? और इसका क्या मतलब? ही कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। मतलब जिसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ वो कैंसिल कर सकता है एक रीजनेबल टाइम में। और वो क्या क्लेम कर सकता है? ये हमने फ्रॉड के टाइम पर भी बात करी थी कि आप क्या क्लेम कर पाओगे? डैमेज। ये लिख दीजिएगा यहां तक, फिर थर्ड पर एक बार बात करेंगे। एग्जाम में आएगा अगर फ्रॉड, तो इस साइलेंस वाला भी लिखना पड़ेगा। 7 मार्कर क्वेश्चन आ गया कि फ्रॉड एक्सप्लेन करे, तो साइलेंस वाला पूरा, न न न फिर तो बहुत ही बड़ा आंसर हो जाएगा ये। आपको सिर्फ फ्रॉड की डेफिनेशन लिखनी है, एनालिसिस। डेटा बहुत है। 5 केसेस में हम बोलते थे कि फ्रॉड हो रहा है, किसी को अगर याद हो। 5 पॉइंट्स लिखे थे हमने फ्रॉड की डेफिनेशन के अंदर। नहीं, देखो लास्ट क्लास में, लास्ट में। ये तो है। हाँ, 5 चीजें कब? क्या याद है? देख के बता देता हूँ। हाँ बिल्कुल याद है। हाँ। आज वाली, आज भी टेस्ट में ऐसी कोई केस स्टडी? फिर एक गलत सजेशन देता है, एक्टिव कंसीलमेंट करता है, डिसीव करता है, या फिर लॉ जिसको फ्रॉड बोलता है। याद है? पर एग्जाम में मैं नहीं हूँगा। लिख दिया? नहीं, अब ये एक बारी मेरी बात सुने। चलो देखते हैं जो इसका मतलब बता दे, मान जाएंगे उसको। मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, फिर आप बताना क्या वो बोल रहा है। ए ने बी को बोला कि मुझे आपकी बाइक परचेज करनी है। क्या परचेज करनी है? बाइक। बी ने उसको बोला उस बाइक की माइलेज 35 की आती है। कितने की आती है? 35 की। और ए ने बाइक खरीद ली। बाद में वो बाइक की माइलेज 17 की निकल के आई। कितने की निकल के आई? 17 की। क्या ये फ्रॉड है? अब मुझे कोई बताए, बी के पास क्या ऑप्शन है? बी के पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या था? वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकता है। दूसरा ऑप्शन वो, अब कोई तीसरा बता दे क्या लिखा है। करेक्ट, वो ये बोल रहा है, बिल्कुल सही बात। बी ये भी बोल सकता है, क्या मुझे एक्चुअली में कौन सी वाली बाइक दो जिसकी माइलेज 35 की आ सकती। ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस। मतलब वो बोल सकता है परफॉर्मेंस उसी पे आप पूरा कर दो, और अगर वो पूरा करेगा तो केस डालेगा फ्रॉड का उसके ऊपर। नहीं, तब तो वो काम पूरा ही हो गया। हाँ जी, वापस ले लेगा।
ये लिख दीजिएगा, और ये लास्ट है आज का। और मिस रिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस मिलती है? नहीं, फ्रॉड में डैमेजेस मिलेंगी, मिस रिप्रेजेंटेशन में डैमेजेस। SREA। मेंसरा का मतलब क्या था? गिल्टी माइंड। मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं होता। देख दिया? अभी तो आप ये सोचो, आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, इसके बाद पूरा एक चैप्टर सेल का आएगा, LLP, पार्टनरशिप, कंपनी, IRF, तब कॉन्ट्रैक्ट कितना याद रहेगा, वो वाली बात है। इतना बड़ा नहीं है, इतने में शोगा खत्म हो गया होता अभी तक, मतलब इससे पहले ही खत्म हो गया होता। और एक चीज चलो फिर से प्री प्लानिंग बता देता हूँ, ये याद रखना, जब शोगा का भी टेस्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्लस शोगा होता है, सेल ऑफ गुड्स एंड। वो सिर्फ शोगा का टेस्ट नहीं होता, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का पूरा चैप्टर भी आता है। हाँ, सेल ऑफ गुड्स एंड पूरा। ठीक है, वो सिर्फ शोगा का टेस्ट नहीं होता, राइट? हाँ, उस दिन तक प्रिपेयर करना है ना आपको, तो सारा दिन है कोर्स, सब कुछ। अब जब LLP का होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, LLP। हाँ, वो इस तरीके से चलता है। हम्म, क्योंकि मुझे आपका करीब 20-25 जुलाई के आसपास एक फुल कोर्स का टेस्ट लेंगे। हाँ, तो पोजीशन का फायदा उठाना पड़ता है, और क्या। 25 जुलाई फुल कोर्स का लॉ का। पर मैं पहले से ही बता रहा हूँ। हाँ, ये आपके पास डेटा पहले से ही है, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा, बाकी अगली क्लास में करेंगे। हैव अ वेरी 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 गुड डे।